आइए तो इस वीडियो में आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे कल वाला आप मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने बात किया है कि भारतीय इतिहास की विकासकरण की धारा क्या रही। हमने वहाँ पे बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तब जब हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इस इतिहास को जानने के क्रम में हमारे पास दो साक्ष्य अवेलेबल होते हैं। एक वो साक्ष्य जो धरती के अंदर किसी कालखंड में जिसको कि अभिलेख बोला जाता है उसको वहाँ पे करवाया गया था, खुदवाया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भारत में यूनानियों का आक्रमण, ईरानियों का आक्रमण, इन सबों का जब आक्रमण हुआ तो उसके आधार पर भारत में अभिलेख की पद्धति की शुरुआत होती है। तो हमारे पास इस आधार से भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य रूप से दो स्रोत होंगे। एक को हम बोलेंगे अभिलेखीय साक्ष्य और दूसरे को हम बोलेंगे साहित्यिक साक्ष्य। तो इस प्रकार से हम इसको दो भाग में डिवीजन करेंगे। एक को बोलेंगे अभिलेखीय यानी पुरातात्विक साक्ष्य, एक को हम क्या बोलेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरे को बोले होंगे साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। अब देखिए पुरातात्विक साक्ष्य को फिर हम कई वर्गों में डिवीजन करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है जिसमें जो है पत्थर हो गया, जैसे अशोक का कालखंड जो होता है उसमें आप बढ़िया से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि अशोक ने बहुत बड़े पैमाना पर स्तंभ लेख, फिर लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, इन सबों का उन्होंने निर्माण करवाया। जैसे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, नंदनगढ़, इस सब में उन्होंने जो अभिलेख लिखवाए उन पे उन्होंने इस बात का जिक्र करवाया कि शासन में अगर कोई भी कार्य क्रियाकलाप किया जा रहा है तो उसको वहाँ पे उसके माध्यम से उस क्षेत्र को जो किया है उसको वहाँ पे बताने का काम किया है। जैसे आठवीं जो जाति है तो आठवीं लोगों को ये निर्देश देने के लिए कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके खिलाफ हम सख्त रूप भी अख्तियार कर सकते हैं। जैसे 13वां शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध की चर्चा किया है, अर्थात जब कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त करता है 261 BC के आसपास, तो जीतने के बाद उन्होंने धम्म घोष की जगह पे भेरी घोष अर्थात जो अभिलेखीय साक्ष्य 4 है तो इस आधार पे उन्होंने क्या करता है युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति को अपनाता है। फिर हम देखते हैं कि स्मारक या भवन हो गया, मुहरे हो गए, सिक्का हो गया, इन सब से हमको भारतीय इतिहास के जो पुराने कालखंड है उसके बारे में हमको विशद जानकारी मिलती है। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य को हम कई भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग हम यहाँ पे अभिलेख लिखेंगे, अभिलेख, ठीक। अभिलेख के बाद फिर हम लिखेंगे भवन व स्मारक, उसके बाद फिर मुहर, फिर सिक्का, सिक्का, फिर मूर्ति कला, फिर चित्रकला। इन सबों से हमको क्या होता है तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमको विशद जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम अभिलेख का बात करें तो यहाँ पे कई सारा अभिलेख है जिससे कि हमको पता चलता है प्राचीन भारत। सबसे पहला अभिलेख अगर हम बात करें तो 1400 BC का बोगोजकाई अभिलेख, बोगोजकाई अभिलेख। बोगोजकाई अभिलेख से हमको इस बात का जानकारी मिलता है कि वहाँ के जो ऋग्वैदिक काल के देवता थे जैसे इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया, नासतय हो गया, इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं तो आगे हम चलते हैं तो देखते हैं फिर 6th सेंचुरी BC और उसके बाद खास करके जब हमको ये मौर्यों का काल आता है तो बथेरे मात्रा में, बहुतेरे मात्रा में हमको अभिलेख मिलता है। कौन कौन तो लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, उसका एक बहुत बड़ा तो सीरीज ही है तो उसको हम मौर्य काल पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिलहाल तो अशोक काल में कई सारा अभिलेख मिलता है। अशोक काल में एक बथेर प्रकार का अभिलेख मिलता है। कौन कौन तो शिलालेख, शिलालेख, फिर इसमें एक होगा लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, फिर हो जाएगा यहीं पे इसका दूसरा भाग दीर्घ शिलालेख, शिलालेख, फिर आ जाएगा यहीं पे स्तंभ लेख, स्तंभ
लेख। तो इससे हमको क्या कर रहा होता है, तो उस काल के बारे में प्रशासन कैसा था, उस क्षेत्र के कर व्यवस्था क्या था, अशोक ने उसके लिए क्या कार्य किया, आटविकों को जो हिदायत दिया था उसका भी जिक्र है, कलिंग का लड़ाई लड़ा था उसका भी जिक्र है, उन्होंने जैसे लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी उसका भी जिक्र है, बोध गया का यात्रा किया था उसका भी जिक्र है। उसके बाद जितने भी अधिकारी थे जैसे कि युक्त हो गए, रज्जुक हो गए, प्रादेशिक हो गए, उनके लिए क्या कर्तव्य था उनका भी है, जैसे कि धर्म का जिक्र है। उसके बाद फिर सहिष्णुता का जिक्र है। इन सबों का बात किया गया है अशोक काल में, और उस काल की हमको राजा के बारे में, प्रशासन के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, आर्थिक संरचना, राजनीतिक, इन सबों के बारे में हमको जानकारी मिलता है। फिर हम देखते हैं गुप्त काल में आते हैं, तो गुप्त काल में भीतरी स्तंभ लेख से हमको क्या पता होता है, तो यहाँ पे भीतरी हुनों का जो आक्रमण भारत पे होता है उसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। फिर गरुड़ स्तंभ लेख, ये भी किस काल का है, गुप्त काल का ही है। तो इस काल में हमको पता चलता है कि भागवत धर्म की क्या स्थिति है। उसके बाद फिर हम देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख, अकाल का सहायता, ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और यहाँ पर जो है प्योर संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसमें अकाल पर सहायता किस प्रकार से किया जाए उसका यहाँ पे जिक्र है। उसके बाद है स्वगौरा अभिलेख, इसमें भी अकाल सहायता का जिक्र है, अनाज को इकट्ठा करने का यहाँ पे जिक्र है। उसके बाद है स्वगौरा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में किस बात का जिक्र है, तो मंदसौर अभिलेख में जो सूत काटने वाला लोग होते हैं, बुनकर लोग होता है, उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके बाद एरन अभिलेख, यहाँ पे सती प्रथा का पहली मर्तबा जिक्र किया गया है, अर्थात सती प्रथा जो है, यानी सती प्रैक्टिस क्या होता था हमारे भारत में हो रहा था, और ये गुप्त काल में हो रहा था। तो इन सबों के बारे में जानकारी है। फिर एक अभिलेख, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख हमको इस बात का जानकारी मिलता है कि खारवेल का ये है, उड़ीसा का, अभी जो उड़ीसा है तो उसमें एक कलिंग राज हुआ करता था, जिसको कि 5वां प्रांत बनाया था कौन, अशोक ने। तो ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे हमको जानकारी मिलता है कि भारत का नाम भारतवर्ष है। क्या है, भारत का नाम भारतवर्ष है। तो ये जो अभिलेखीय साक्ष्य है, इसके आधार पर हम इतिहास की गणना करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, भोजगाही अभिलेख, अशोक का कई शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, इन सबों का जिक्र है। फिर शिलालेख, लघु लेख और स्तंभ लेख। फिर है भीतरी स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख, जूनागढ़ का अभिलेख, स्वगौरा, मंदसौर, एरन, इसका एक बहुत लंबा सीरीज है, जब हम पढ़ेंगे तो और उसका हम जिक्र करते जाएंगे। इसके अलावा आता है भवन व स्मारक। भवन में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो ऐतिहासिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि इन्होंने तो लोगों ने कहा कि ये भगवान के द्वारा बनाया गया, अर्थात देवदूत के द्वारा ये बनाया गया है, तो इसकी भव्यता बहुत बड़ी है। तो जब हम मतलब प्राचीन भारत का, खास करके मौर्य काल का भवन निर्माण और मूर्ति कला और चित्रकला को पढ़ेंगे तो उस समय में हम इनका जिक्र करेंगे, खास करके राजप्रसाद का। ठीक, मुहरे प्राचीन काल में जो है मुहरे यूज किया जाता था, राजा अपने आदेश पारित करने के लिए उस क्षेत्र के बारे में, जिस क्षेत्र में वो अपना शासन करवाना चाह रहा है उससे। सिक्का, यहाँ पे पंचमार्क सिक्का, पंचमार्क कॉइन या पंचमार्क सिक्का, जिसको आहत सिक्का बोला जाता है, जिसको आहत सिक्का बोलते हैं, वो वहाँ पे प्रचलन में था। और ये भी हमको उस समय की जानकारी जो है कैसी थी वो दिखाता है। फिर मूर्ति कला और चित्रकला, जब हम देखते हैं मूर्ति कला और सबसे पहले चित्रकला, तो हड़प्पा काल में जब हम देखते हैं कि भीमबेटका ये एमपी के रायसेन जिला में है, जहाँ पर कि पहली मर्तबा भाव चित्रात्मक शैली का यहाँ पे विकास किया गया है, और यहाँ पे पशु पक्षियों का भी चित्र दर्शाया गया है, अर्थात लोग किस प्रकार से, जैसे हिरण हो गया, जैसे सिंह हो गया, इन सबों का चित्र वहाँ पे बनाया गया है। इस काल की अर्थात चित्रकला की जानकारी पहली मर्तबा भारतीय इतिहास में कहाँ से मिलती है, तो भीमबेटका एमपी रायसेन जिले से। मूर्ति कला का विकास भारत में पहली मर्तबा गौतम
गौतम बुद्ध के मूर्तियों से बनना प्रारंभ होता है। और क्वेश्चन में पूछेगा कि गौतम बुद्ध की सबसे अधिक मूर्तियां किस शैली में बना है, तो वो होगा आंसर गांधार शैली, गांधार शैली। लेकिन कहेगा कि गौतम बुद्ध का पहली मर्तबा मूर्तियां किस शैली में बना है, तो मथुरा शैली। हमारे यहाँ मूर्ति कला का दो शैली प्रचलन में था, एक था मथुरा कला शैली जिसमें पहला गौतम बुद्ध का मूर्ति बना था, और गांधार मूर्ति कला शैली इसमें सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे बनाया गया था। तो ये था हमारा पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके आधार पर कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास की गणना करते हैं। आगे चलते हैं साहित्यिक साक्ष्य की ओर, इसको मिटाया जाता है। देखिए, साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ने के क्रम में इसको फिर हम कई डिवीजनों में बांटेंगे। कुछ इस प्रकार से हम इसको बांटेंगे। देखिए, ये जो साहित्यिक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य को फिर हम दो भागों में बांटते हैं। पहले भारतीय साहित्य और फिर विदेशी साहित्य। देखिए, बात अगर पहले भारतीय साहित्य की करें तो भारतीय साहित्य को फिर हम कई भागों में बांटेंगे। पहला धार्मिक साहित्य, उसके अलावा धर्मेत्तर साहित्य, फिर संगम साहित्य। देखिए, इन जनरल ये धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य इन जनरल हमको नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का जानकारी देता है, जबकि संगम साहित्य मेन रूप से दक्षिण भारत की हमको जानकारी प्रोवाइड करवाता है। अब धार्मिक साहित्य को फिर हम कई भागों में बांटेंगे। जैसे धार्मिक साहित्य को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद जैन साहित्य, उसके बाद बौद्ध साहित्य। क्लियर? अब देखिए, ये जो ब्राह्मण साहित्य है इसको हम एक लंबा श्रृंखला बना करके बांटते हैं। जैसे जब हम ब्राह्मण साहित्य का बात करते हैं तो पहला मर्तबा आता है वेद का जिक्र। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर? अब जो है इसके आधार पर उपवेद भी लिखे गए हैं। उपवेदों की संख्या ये भी 4 है। ये वेद की संख्या 4 हो गया, उपवेद की संख्या 4 हो गया। उपवेद पहला आ जाएगा आयुर्वेद, गंधर्ववेद, उसके बाद आ जाएगा शिल्पवेद और धनुर्वेद। ध्यान से देखिएगा, आयुर्वेद, यही जो आयुर्वेद जो हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद गंधर्ववेद, शिल्पवेद और धनुर्वेद, ये उपवेद है और ये संख्या में 4 है। इसके अलावा फिर आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का भी कौन है? ऐतरेय और कौशिकीय। यजुर्वेद का भी 2 है, तैतरेय और शतपथ। फिर सामवेद का है पंचविश और अर्थवेद का है गोपथ। हमने क्या क्या बोला? ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाएगा ऐतरेय व कौशिकीय, तैतरेय व शतपथ, उसके अलावा पंचविश और गोपथ। अर्थात ऋग्वेद के 2 हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौशिकीय। यजुर्वेद के 2 हैं ब्राह्मण ग्रंथ, तैतरेय और शतपथ। सामवेद के 1 हैं पंचविश और अर्थवेद के हैं 1 गोपथ। इसके अलावा अर्णक ये होता है जब वन में गुरु अपने शिष्यों को जब क्या करते हैं, श्रुति के माध्यम से जब बोलता है गुरु और चेला सुनता है, उसके माध्यम से वन में इस बात का जिक्र किया गया है, वन में शिष्यों को शिक्षा दिया गया है, उसका बाद में संकलन किया गया है, वही होता है अर्णक। तो वेद हो गया, उपवेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अर्णक हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया। देखिए, वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद व ज्योतिष।
कौन कौन? वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। इसके बाद उपनिषदों की संख्या 108 है। बहुत सारे उपनिषद है, जैसे जबालपुर उपनिषद, कठोर उपनिषद और भी उपनिषदों का एक सीरीज है जैसे। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद स्मृति है। उसके बाद पुराण है। उसके बाद महाकाव्य है, उसके बाद खड दर्शन है, खड दर्शन की संख्या कितना है? 6 है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैदेशिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। यानी सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो इस प्रकार से 6 है। और एक वैशेषिक। तो इस प्रकार से क्या है? 6 है। फिर महाकाव्य 2 है। कौन कौन? रामायण और महाभारत। तो महाकाव्य की संख्या रामायण और महाभारत है। पुराणों की संख्या कुल मिलाकर के 18 है। स्मृतियों की संख्या कुल मिलाकर के 18 है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेद से लेकर के और स्मृति तक ये क्या है? ये वेदों पे लिखा गया टीका है। अर्थात वेद को वास्तविक रूप में समझाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनेक कालखंडों में जो बात कहा गया है उसी का जिक्र यानी कि उपवेद में, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ में, अरण्यक में, वेदांग में, उपनिषद में और स्मृति में, इन सबों में इनका जिक्र किया गया है। क्लियर? तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से इनका हम जिक्र करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य कौन कौन था, जिससे कि हमको भारतीय इतिहास को समझने में जानकारी यानी सहूलियतें हो पाता है। जैन साहित्य में सबसे होता है परिशिष्ट पर्वन, फिर भद्रबाहु चरित्र, फिर भगवती सूत्र और फिर कल्प सूत्र। इन सबों से हमको जैन ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? जातक। अर्थात बुद्धों के जो पुराने जीवन की जीवनी लिखा गया है उसमें जातक है। ठीक, जैसे अगर हम बौद्ध साहित्य की मुख्य रूप से बात करें तो 3 पिटकों बहुत प्रमुख है, जैसे कि सुत्त पिटक, जैसे कि विनय पिटक, जैसे कि अभिधम्म पिटक। देखिए सुत्त पिटक में क्या है? इसमें धार्मिक उपदेश दिया गया है। ठीक, विनय पिटक में अनुशासन का ग्रंथ है। किसका है? अनुशासन का ग्रंथ है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार व्यक्त किया गया है। दार्शनिक विचारों की यहाँ पे अभिव्यक्ति किया गया है। ध्यान से देखिएगा, सुत्त पिटक यानी कि उपदेश यहाँ पे दिए गए हैं, विनय पिटक यानी अनुशासन का बात किया गया, अभिधम्म पिटक यानी दार्शनिक विचारों का बात किया गया। उसके बाद मिलिंद पन्हों, उसके बाद बुद्ध चरित्र, उसके बाद और भी कई सारा है, जैसे कि सिंहली साहित्य से भी हमको जानकारी मिलता है और बौद्ध ग्रंथ के ही वो एक भाग होते हैं। तो इसका एक लंबा सीरीज है। जब हम इन धर्म को पढ़ेंगे तो एक एक करके उनको हम सजा के आपको बताएंगे। आगे चलते हैं संगम साहित्य में। संगम साहित्य में यहाँ पे कई सारे संगम साहित्य हैं जो संगम काल के, खास करके दक्षिण भारत में जो राजवंश का यहाँ पे विकास हुआ था उसके बारे में यहाँ पे हमको जानकारी मिलता है। जैसे तिरुकूलर, शिल्पाधिकारम, मणि मैखले और जीवक चिंतामणि। इन सबों से हमको उस काल का साहित्य के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, राजा और राजा के कर्तव्यों के बारे में इनको हमको जानकारी मिलती है। ये मुख्य रूप से साहित्यिक साक्ष्य है। और भारतीय साहित्य यानी भारतीय दर्शन के ये भाग थे। कौन कौन? धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और संगम साहित्य। तो धार्मिक और धर्मेत्तर साहित्य हमको नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के बारे में हमको बताता है और संगम साहित्य हमको दक्षिण भारत के बारे में बताता है। इसको साफ करके हम विदेशी साहित्य के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, भारत भूमि का जब से यहाँ पे विकास हुआ है, पहले तो हम कहते थे कि आर्य लोग बाहरी हैं। ठीक, तो उसी समय से भारत में विदेशियों का आगमन होते रहा है। आर्य लोग आ गए, फिर हम देखते हैं कि
हिंदुआ हो गया, फिर शक हो गया, पल्लव हो गया, कुषाण हो गया, ईरानी हो गया, यूनानी हो गया। ये सब का क्रमवार रूप से भारत में, जैसे खैबर दर्रा से कौन आया था? सिकंदर आया था। बोलन दर्रा से कौन आया था? हिंद यवन और कुषाण आया था, शक आया था। तो ये बोलन दर्रा हो गया, खैबर दर्रा हो गया, गोमल दर्रा हो गया, जो हमारे नॉर्थ भारत, खास करके देखिए ये है, मान लेते हैं कि भारत का चौहद्दी है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ, ये वाला हिस्सा साउथ, ये वाला हिस्सा ईस्ट, ये वाला हिस्सा वेस्ट होता है। ये वाला जो पोर्शन है ना नॉर्थ वेस्ट, यहीं पे क्या है बाबू? यहाँ पे है खैबर दर्रा, यहाँ पे है बोलन दर्रा, यहाँ पे है गोमल दर्रा। तो ये सब जो दर्रा होता है पास है, अर्थात दो नदियों के बीच के भाग जो कि मतलब पानी के अभाव के कारण सूख जाता है, जो दर्रा का रूप ले लेता है। तो इन्हीं से आकर के खास करके अफगानिस्तान, ईरान और वो क्या बोलते हैं पाकिस्तान वाले जो आज का क्षेत्र है, उधर से हमारे यहाँ बार बार आक्रमणों का एक लंबा सीरीज है। तो इसी क्रम में विदेशी यात्री भी घूमते घूमते भारत आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले जो जिस सभ्यता का विकास होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता होता है। इसी के पैरेलल हम देखते हैं कि यूनान में यूनानी सभ्यता का विकास होता है। यूनानी सभ्यता में आप क्वेश्चन में लिखेगा कि दुनिया में पहला किस लिपि का विकास होता है? तो सुमेरियन लिपि का विकास, यही वो पहला लिपि है सुमेरियन, या जिसको कि सुमेरियाई लिपि बोला जाता है, जिससे कि लिखने का कला यहाँ पे विकसित होता है। तो सुमेरियन लिपि का विकास यूनान में हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार से भारत में भी क्या हुआ है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि पिक्टोग्राफ, भाव चित्रात्मक, हड़प्पा काल क्या है, फिर हम ऋग्वेद काल, वैदिक काल, इन सबों में हम, और लेटर और पीरियड हमारे यहाँ भी, जैसे खरोष्ठी लिपि, जैसे कि अरेमाइक लिपि, खरोष्ठी और अरेमाइक लिपि तो किधर का था, यानी कि उसी तरफ मध्य एशिया का ही वो लिपि है। लेकिन यहाँ भी अशोक के काल में हम देखते हैं कि खरोष्ठी लिपि, अरेमाइक लिपि, इन सभी लिपियों का विकास होता है। फिर बाद काल में हम देखते हैं कि हमारी अपनी लिपि भी हो गई, देवनागरिक लिपि है। फिर अंग्रेज का देखते हैं तो अंग्रेज का रोमन लिपि है। तो इन सब के मिला करके फिर संस्कृत का देखते हैं विकास होता है। फिर पाली में प्राकृत भाषा का विकास होता है, और अर्धमागधी, ये सब चलते रहता है। तो विदेशी साहित्य जो आए यहाँ पे, खास करके यूनानी, तो पहला जो सबसे संपन्न था कौन था? तो यूनान का था। तो यूनानी लोग यहाँ पे आते हैं और भारत के बारे में अपनी विशद जानकारी बताते हैं, देते हैं। उसके बाद चीनी, उसके बाद अरबी वो अन्य, ठीक, अन्य। जैसे यूनानी में, जैसे हिस्ट्री का पिता कौन है? हेरोडोटस, जैसे प्लिनी, ठीक, हेरोडोटस हो गया, प्लिनी हो गया, मेगास्थनीज हो गया। फिर सिकंदर के साथ जो आया था नियार्कस, ऑरिस्टिबुलस, ऑनिसिक्रेटस। तो हेरोडोटस, प्लिनी, मेगास्थनी, नियार्कस, ऑरिस्टिबुलस, ऑनिसिक्रेटस, ये सभी यूनान के लेखक थे जो कि भारत के बारे में जानकारी देता है। चीन के यात्री, जैसे कि हमारा चीन के साथ संबंध, जब हम कुषाण काल को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुषाण इतना ताकतवर हो गया था कि सिल्क रोड, जो आज चाइना भारत के लिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को विवाद का मुद्दा बना चुका है चाइना, एक तो विवाद है, निश्चित रूप से विवाद है, क्योंकि बलूचिस्तान हम पहले से कहते आ रहे हैं भारत का राजनयिक कि ये जो बलूचिस्तान है ये पार्ट है इंडिया का। ये अलग बात है कि ज़बरदस्ती पाकिस्तान कब्जा कर लिया है, तो बलूचिस्तान हो करके ये अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना से प्रारंभ करके नदी मार्ग, समुद्र मार्ग और जमीन के मार्ग होते होते यूरोप तक ले जा रहा है। जिस सिल्क रूट को, उसको विकास चाइना ने बहुत पहले कर चुका था, और इस पे कब्जा कुषाणों ने किया था। वो कुषाण जो भारत में विदेशी के रूप में हमारे यहाँ आए, लेकिन भारत का ही होके रह गए, तो चाइना का जो सिल्क रूट था उस पे कुषाणों ने कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भारत और मतलब चाइना का संबंध बन जाता है। तो कुषाण के बाद शासक कौन आता है? गुप्तों का। तो गुप्त काल में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पहली मर्तबा कौन आता है? तो फाहियान आता है। कौन आता है? फाहियान आता है। फाहियान कहाँ का शासक है? मतलब विदेशी यात्री है, तो ये चाइना का है। उसके बाद हर्षवर्धन के काल में देखते हैं फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया। उसके बाद फिर 7वीं सदी के एंड में इतसिंग हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं 7वीं सदी के एंड में सुंगयुंग हो गया।
शुंग युग हो गया, ये सभी क्या है, चीनी यात्री हैं जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ का समाज, यहाँ का दर्शन, यहाँ का अर्थव्यवस्था, यहाँ का राज्य कैसा चल रहा है, शासन का क्या आधार है, इन सबों के बारे में जानकारी देता है। अरबी यात्रियों अन में हम यहाँ पे जैसे कि अल सुलेमान, अल मसूदी, फिर हम देखते हैं कि अल बरूनी, महमूद गजनवी 10,000 BC के मतलब 1000 ईस्वी के आसपास जब महमूद गजनवी भारत का आक्रमण करता है तो अल बरूनी उसी के साथ आता है। 67 BPSC में इस पे अल बरूनी पे क्वेश्चन पूछा था, समय से जो 67वां BPSC है उसके, तो अल बरूनी कहाँ का था, अरब का था। इसके बाद हम देखते हैं कि इब्न बतूता जो रहला काफ़ी फेमस है। उसके बाद हम देखते हैं फिर लामा तारनाथ जो कि तिब्बत के लेखक थे। तो इन सबों से भी हमको जानकारी मिलता है और हम अपने भारत के इतिहास के बारे में भी सब जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो आई होप आपको कुछ सहूलियतें मिली होगी जानकारी इकट्ठा करने में। हम इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, जो कि पुरातात्विक और जो कि साहित्यिक था, उनको हमने एक क्रमवार रूप से यहाँ पे कंप्लीट किया है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।